हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम यूनाइटेड नेशंस के सब टॉपिक जनरल असेंबली के बारे में बात कर रहे थे। हमने महासभा के कार्य तक देखा था। महासभा के दो प्रकार के कार्य होते हैं, ऐच्छिक व दूसरा अनिवार्य। ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना व सुरक्षा तथा निरस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग स्थापना की चेष्टा करना है। ये सब कार्य ऐच्छिक श्रेणी में इसलिए रखे गए हैं कि चार्टर के मंतव्य के अनुसार ये सब सुरक्षा परिषद में पेश हों। इन सब विषयों के संबंध में महासभा तभी अपना मत निश्चित कर सकती है जब सुरक्षा परिषद उसे परामर्श के लिए अनुरोध करे, तभी महासभा उसके बारे में अपना मत देगी। इसीलिए इनको ऐच्छिक कार्य कहा गया है। अनिवार्य कार्य, महासभा के अनिवार्य कार्य जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना, सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं व संगठन की रिपोर्ट पर विचार करना, न्यास परिषद पर निरीक्षण रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन व जांच पड़ताल करवाना तथा तद विषयक सिफारिशें करना, और प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा व धर्म के मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता देना। इस प्रकार चार्टर द्वारा महासभा को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मसला उसके सामने पेश हो सकता है। केवल राष्ट्रों के पूर्णतः घरेलू मामले उसके क्षेत्र से बाहर हैं। घरेलू मामलों में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। यदि संसार के किसी भी देश में ऐसी सरकार कायम हो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हो, तो उसके पड़ोसी राष्ट्र या अन्य कोई राष्ट्र संसार में शांति कायम करने की दृष्टि से महासभा में तत्संबंधी प्रश्न उठा सकते हैं और उसके संबंध में आलोचना भी की जा सकती है। इस प्रकार की समालोचना का एकमात्र उद्देश्य विश्व शांति में उस राष्ट्र के बाधक होने की समस्या पर विचार करना है। यानी अगर कोई राष्ट्र उसमें ऐसी सरकार है जो विश्व शांति के लिए खतरा है, तो वे उस बारे में उसके पड़ोसी राष्ट्र या अन्य कोई राष्ट्र है वो महासभा में उसके बारे में प्रश्न उठा सकते हैं, वे उस पर विचार कर सकते हैं। अब महासभा की समितियां देख लेते हैं। महासभा की 6 मुख्य समितियां होती हैं, जो है निरस्त्रीकरण समिति, निरस्त्रीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, करण व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक व वित्त समिति, सामाजिक, मानवीय व सांस्कृतिक समिति, सामाजिक, मानवीय व सांस्कृतिक समिति, और अगला है चौथा, विशेष राजनीतिक व औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति। कौन सी है? विशेष राजनीतिक तथा औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति। 5th है प्रशासनिक व बजट समिति, और 6th है कानूनी समिति। ये 6 समितियां होती हैं महासभा की। इनके माध्यम से महासभा अपना कार्यों का संचालन करती है। महासभा के अधिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। महासभा की नियमित बैठक एवरी ईयर, हर साल सितंबर के दूसरे मंगलवार से लेकर क्रिसमस दिवस तक यानी मिड दिसंबर तक या एंड दिसंबर तक चलती है। इसके विशेष अधिवेशन भी होते हैं, जैसे 1974 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी मुद्दों पर 2 विशेष अधिवेशन हुए, या 1978, 1982, 1988 में निरस्त्रीकरण के बारे में 3 अधिवेशन हुए थे। साधारण वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त यदि महासभा के सदस्य बहुमत से अधिवेशन की मांग करें या सुरक्षा परिषद चाहे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 15 दिन के अंदर महासभा की बैठक बुला सकते हैं। विशेष अवस्था में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ऐसा अवसर स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद मिस्र पर फ्रांस और ब्रिटेन के आक्रमण के बाद उपस्थित हुआ था। यानी स्वेज नहर था, उसका निर्माण ब्रिटेन ने किया था,
लेकिन मिस्र ने जब आज़ाद हो गए थे कंट्रीज़, तो मिस्र ने उसका राष्ट्रीयकरण की मांग की कि भाई स्वेज नहर पर हमारा अधिकार है। तो फ्रांस और ब्रिटेन ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो इस टाइम है वो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। बाद में रशिया ने अमेरिका को बोला था कि हम अगर ये आक्रमण नहीं हटाते हैं तो इंटरफेयर हम भी करेंगे, इसलिए अमेरिका पर उन्होंने प्रेशर बनाया। तो अमेरिका ने इन राष्ट्रों को कह दिया था कि आप एक बार पीछे हट जाओ। तो ऐसा विशेष अधिवेशन था, वो बुलाया गया था इस टाइम। एग्जाम्पल है ये कि स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद जब फ्रांस और ब्रिटेन ने आक्रमण कर दिया तो 24 घंटे की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुलाया था। तो ये कब होता है? सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर। ठीक है, ये हमने महासभा के बारे में बात कर ली। अब देखते हैं कि महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण। डॉक्टर नगेंद्र सिंह के अनुसार 1949 से सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा का महत्व बढ़ा है। महत्व में वृद्धि बढ़ा है। सुरक्षा परिषद की अपेक्षा वर्तमान में महासभा की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके निम्न कारण हैं। महासभा में सभी देशों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, जिससे लोकतंत्र के इस युग में यह विश्व लोकमत का प्रतीक बन गई है। जनमत की शक्ति के कारण इसके द्वारा लिए गए निर्णयों की उपेक्षा करना किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं होता। यानी हर कंट्री का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए आज विश्व में सबसे प्रमुख व्यवस्था लोकतंत्र को माना जाता है, सबसे सफल व्यवस्था लोकतंत्र को माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्रतीक है कि हर कंट्री को यहाँ रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है और एक कंट्री का एक वोट है। राज्यों के आपसी विवादों को दूर करने के लिए महासभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए उनका असाधारण महत्व है, जिससे इसकी शक्तियों व प्रभाव में वृद्धि हो गई है। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार यानी वीटो के बार बार प्रयोग होने के कारण अनेक बार महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला है। निषेधाधिकार से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए पहले इसने छोटी सभा यानी लिटिल असेंबली बनाई थी और बाद में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया। इन दोनों घटनाओं ने इसकी प्रतिष्ठा व शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या में निरंतर होने वाली वृद्धि इसके आकार और प्रतिष्ठा की अभिव्यक्ति का स्वाभाविक कारण रही है। देखा था हमने, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का प्रारंभ 51 सदस्य राज्यों से हुआ था और वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा वस्तुतः एक सार्वदेशिक संस्था है। यानी यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं लगातार इनकी सदस्यता बढ़ रही है, तो अगर किसी चीज़ में के आप मेंबर बन रहे हो तो निश्चित है वो चीज़ अच्छी होगी, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। अगला कहाँ थे फिर? हाँ, महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जा सकता है, क्योंकि यह अणुबम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, कपड़ा, आवास तक की सभी समस्याओं पर विचार करती है और सिफारिश करती है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्र इसकी कार्रवाइयों को बड़ी आशा की दृष्टि से देखते हैं। यानी जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी इसकी तरफ बड़ी आशा से देखते हैं, जो डेवलपिंग है, न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज़ जो न्यूली क्रिएट हुई थी आज़ादी के बाद। तो अगला है, आपातकालीन सेना की नियुक्ति के कारण महासभा की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। सुरक्षा परिषद के साथ ही महासभा को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। इस अधिकार का समुचित प्रयोग कर महासभा ने अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। महासभा का अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार भी इसे संघ के अन्य अंगों की अपेक्षा विशेष स्थिति प्रदान करता है। यानी महासभा के जो इतनी बड़ी मेंबरशिप, सारी कंट्रीज के मेंबर हैं, शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर ये विचार कर सकती है। जो न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए भोजन, कपड़ा, आवास तक की समस्याओं पर विचार करती है। अणुबम तक की समस्याओं पर, इतनी बड़ी समस्याओं से लेकर छोटी छोटी समस्याओं तक पर विचार करती है। निरंतर इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। 51 कंट्रीज़ थे, आज 193 कंट्रीज़ हैं। लोकतंत्र का ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन करती है। तो इसने जो प्रस्ताव पारित किए हैं किसके लिए? राज्यों के आपसी विवादों को दूर करने के लिए, तो वो भी इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो इस प्रकार नगेंद्र सिंह के अनुसार महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। तो ये था महासभा। इसका मूल्यांकन देख लेते हैं। महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है। उन्मुक्त
अंतःकरण कहा जाता है। स्लीचर के अनुसार महासभा की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुडरिच के अनुसार महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने योग्य भी प्रमाणित कर दिया है। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में भी इसने महत्वपूर्ण योग दिया है। स्टार्क के अनुसार यह बात उल्लेखनीय है कि महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के समाधान में प्रमुख रूप से भाग लिया है। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाए गए कुछ प्रमुख प्रश्नों पर विचार करके पैलेस्टाइन, यूनान, स्पेन और कोरिया के संबंध में कार्रवाई की है। यद्यपि महासभा के निर्णयों का सरकारों के लिए कोई कानूनी बंधन नहीं है, यानी महासभा के निर्णय हैं वो सरकारें माने, कोई ज़रूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, तथापि वे विश्व लोकमत के वजन साथ ही साथ विश्व समुदाय के नैतिक अधिकार से संपन्न होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का पूरे वर्ष का कार्य मुख्यतः महासभा के निर्णय से उद्भूत होता है, अर्थात महासभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में अभिव्यक्त बहुसंख्यक सदस्यों की इच्छा। यह कार्य इस प्रकार किया जाता है। महासभा द्वारा विशिष्ट विषयों जैसे निरस्त्रीकरण, शांति स्थापना व मानवाधिकारों पर गठित समितियों व अन्य निकायों द्वारा, महासभा द्वारा निमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा महासचिव व उनका स्टाफ जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सिविल अधिकारी होते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये रिफ्लेक्ट होता है कि महासभा में इतने इम्पोर्टेंट कार्य किए जाते हैं। संक्षेप में महासभा के महत्व, प्रभाव और शक्ति में विस्तार हुआ है। तो पहले हमने सुरक्षा परिषद के बारे में देख लिया था। अब यहाँ आपकी महासभा ख़त्म होती है। अब हम इसका अगला अंग है सचिवालय, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसका सचिवालय यानी सेक्रेटरीट। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा। अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रमुख अंग अपने अपने कार्यकाल के अनुसार सदैव बदलते रहते हैं, पर सचिवालय के साथ यह बात नहीं है। इसमें स्थायी सेवाओं के व्यक्ति काम करते हैं, यानी स्थायी है ये। फलतः एक स्थायी संस्था है जिसका काम निरंतर चलता रहता है। इसकी महत्ता के विषय में मैक्सवेल कोहन ने ठीक ही कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व वाला अंग सचिवालय है, जो महासभा व सुरक्षा परिषद के नियतकालिक अधिवेशनों को वास्तविक, स्थायी व शाश्वत रूप प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वह केंद्र बिंदु है। इसके अभाव में संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सूचना व सहयोग के केंद्रों से वंचित हो जाएगा। ठीक है, अब इसका संगठन देख लेते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है, यानी जो कार्य प्रैक्टिकल में होते हैं, किसी चीज़ पर कोई विचार करना, सूचना देना, ये सारे कार्य सचिवालय करता है। तो एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है। सिफारिश करती है सुरक्षा परिषद और नियुक्त कौन करता है? महासभा। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, वह संघ का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है। महासभा द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, न्यास परिषद व आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त होते हैं। वे सभी सचिवालय का ही भाग होते हैं। इनकी नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें सर्वोपरि विचार, कार्य क्षमता, योग्यता व ईमानदारी के उच्चतम स्तरों पर की जाती हैं और इनकी नियुक्ति में यथासंभव भौगोलिक आधार को पर्याप्त रूप से महत्व दिया जाता है, यानी भौगोलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल हो। इस बात का उपबंध चार्टर में विशेष रूप से किया गया है कि न तो महासचिव न ही कर्मचारी वर्ग किसी राज्य से अथवा संघ से बाहर किसी दूसरे अधिकारी से अनुदेश मांगेंगे न ही प्राप्त करेंगे। नियुक्ति के पश्चात अपने कार्यकाल में सचिवालय के सभी कर्मचारी विश्व नागरिक हो जाते हैं और वे केवल विश्व संस्था के प्रति ही निष्ठावान होंगे। यानी अगर आपको किसी कंट्री से मान लो
कि इस बार इंडिया का जो व्यक्ति है वो महासचिव बना है, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इंडिया के बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपने विश्व संस्था के प्रति निष्ठावान रहेंगे और वो विश्व नागरिक हो जाएंगे जब तक उनका कार्यकाल चलेगा। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वृहद प्रशासनिक तंत्र है जिसे 8 विभागों में संगठित किया गया है, जिसमें सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, आर्थिक विभाग, सामाजिक कार्यों का विभाग, न्यास व स्वशासित क्षेत्रों में सूचना का विभाग, सार्वजनिक सूचना का विभाग, सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग व विधि विभाग। प्रत्येक का एक अध्यक्ष, एक उप महासचिव होता है। उप महासचिव के नीचे एकाधी उच्च पदस्थ निदेशक होता है। उप महासचिव की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्तियों का आधार इनकी कार्य क्षमता व क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है। इनकी नियुक्ति करते समय महासचिव को यह ध्यान रखना होता है कि यथासंभव विश्व के विभिन्न देशों का समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। यानी ये एक प्रशासनिक तंत्र है जिसे 8 विभागों में संगठित किया जाता है। अब इसके महासचिव, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है, इसके बारे में देख लेते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है जिसके शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद व उसका कार्यकाल है। वह केवल सचिवालय का अध्यक्ष नहीं, संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार कहा जा सकता है। उसे सचिवालय का मुख्य संचालक भी कह सकते हैं। यहाँ ये याद रखना चाहिए कि राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने महासचिव को बहुत अधिक अधिकार प्रदान नहीं किए थे। वे अपने विवेक का बहुत कम प्रयोग करने के लिए अधिकृत थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव को अधिकतर प्रशासकीय अधिकार ही उपलब्ध थे। द्वितीय महायुद्ध के अवसर पर जब नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की चर्चा होने लगी, तब महासचिव को व्यापक अधिकार दिए जाने पर सक्रिय रूप से विचार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत महासचिव की स्थिति और अधिकार राष्ट्र संघ के महासचिव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यानी मैंने बताया था कि जो यूनाइटेड नेशन है उसका फोररनर, यानी उससे पहले लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, जो कि बाद में एक फेलियर साबित हुआ और इसने अपना काम करना बंद कर दिया था। फिर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई 1945 में, यानी इसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, इसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। लीग ऑफ नेशंस में जो महासचिव का पद था वो कम इम्पोर्टेंट था, उसमें कम अधिकार दिए गए थे, और यूनाइटेड नेशंस में जो महासचिव है उसको ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। वह न केवल सामान्य प्रशासकीय कार्य करता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के सामने किसी भी ऐसे मामले को ला सकता है जिसके कारण उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए भय उत्पन्न हो सकता हो। अपने इस अधिकार के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में महत्वपूर्ण योग देता है। मतलब आवश्यकता पड़ने पर जो महासचिव है वो सुरक्षा परिषद के सामने ऐसा कोई भी मामला ला सकता है जिससे उसको ये फील हो रहा हो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए भय उत्पन्न कर रहा है। महासचिव के कार्य देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रमुख कार्य हैं। पहला है सामान्य प्रशासन। चार्टर के अनुसार महासचिव संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। इस हैसियत से महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद व न्याय परिषद की सभी बैठकों में भाग लेता है तथा वह सभी कार्य संपादित करता है जो जो भी अंग हैं इनके द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। महासचिव संस्था के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करता है। वास्तव में महासभा का वार्षिक अधिवेशन महासचिव की रिपोर्ट पर बहस से प्रारंभ होता है। तो ये था उनका सामान्य प्रशासनिक कार्य। दूसरा तकनीकी कार्य। महासचिव है वो तकनीकी कार्य का भी संपादन करता है। चार्टर के अनुच्छेद 98 के अनुसार महासचिव ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद व न्यास परिषद द्वारा सौंपे जाएंगे। इन अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी महासचिव संपादित करता है। तकनीकी कार्यों में लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि शामिल हैं। तो ये था उनका दूसरा कार्य, यानी जितने भी तकनीकी कार्य उनको दूसरे अंग हैं जो न्यास परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, सुरक्षा परिषद, जितने भी अंग हैं वो उसको तकनीकी कार्य सौंपेंगे तो वो उनका भी काम करेंगे। तीसरा है सचिवालय का प्रशासन। महासचिव सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होता है।
सचिवालय के प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी पर होता है। वह महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला कार्य, 3 कार्य देख लें। चौथा उनका वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य महासचिव के कार्यों के अंतर्गत उनके कुछ वित्तीय उत्तरदायित्व भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के बजट का संचालन संपूर्ण रूप से, अच्छे रूप से, सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव पर होता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करता है, जिसे बजट सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। विशेषोद्देशीय अभिकरणों व अन्य संबद्ध संस्थाओं के बजट पर भी उसकी नज़र रहती है। वह संयुक्त राष्ट्र की सभी निधियों का अभिरक्षक है और उनके व्यय के लिए उत्तरदायी है। तो वित्तीय कार्य में प्रमुख क्या है? बजट देखना। अगला है प्रतिनिध्यात्मक कार्य। संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए केवल एक ही महासचिव होता है, जो संघ के एक एजेंट के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। विभिन्न अभिकरणों व सरकारों के साथ वार्ताओं में वह संघ का प्रतिनिधित्व करता है और संघ की ओर से करार करता है। यानी किसी कंट्री और मानो किसी कंट्री और यूएन के बीच में बातचीत चल रही है, तो यूएन का रिप्रेजेंटेशन कंट्री का तो वहाँ की सरकार करेगी, और यूएन का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? महासचिव। जितने भी करार होते हैं यूएन के, वो महासचिव के माध्यम से उस कंट्री के साथ होते हैं। तो ये था उसका प्रतिनिध्यात्मक कार्य, यानी रिप्रेजेंट करना यूनाइटेड नेशंस को। अगला राजनीतिक कार्य। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कुछ राजनीतिक कार्य भी करता है। चार्टर के 99वें अनुच्छेद में कहा गया है कि महासचिव किसी ऐसे मामले की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है जिससे उसके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बने रहने में संकट उत्पन्न हो रहा हो। यानी मेन काम यूएन का क्या है भाई? शांति व सुरक्षा का काम देखना। तो कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री के द्वारा शांति व सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो वो जो महासचिव है सुरक्षा परिषद का इस ओर ध्यान दिला सकता है, उसकी राय में अगर ऐसा है तो इस शक्ति तथा कुछ अन्य कारणों से महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रधान राजनीतिक अभिकर्ता बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की राजनीतिक भूमिका का इतना अधिक विकास हुआ है कि न केवल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत यह पद राष्ट्र संघ में इस पद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली सिद्ध हुआ है, वरन मार्गेंथाउ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस प्रकार महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रकार का प्रधानमंत्री बन गया है। महासचिव की यह राजनीतिक भूमिका 3 दिशाओं में विकसित हुई। पहला, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार कहा जाने लगा है, यानी यूएन की तरफ से वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, यूएन को रिप्रेजेंट वही करते हैं, उनकी तरफ से दूसरी कंट्रीज़ के साथ वार्ताओं में भाग लेते हैं, तो उन्हें एक राष्ट्रीय वार्ताकार कहा जाने लगा है। दूसरा, वह अनेक अवसरों पर ऐसे प्रतिष्ठा रक्षक सूत्रों के रचयिता के रूप में सामने आया है जिन्हें विवादों के विभिन्न पक्षों ने सम्मानजनक रूप से स्वीकार करना संभव पाया है। यानी कई बार कंट्रीज़ में विवाद हो रहा है, वो कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, कंट्रीज़ उनको मान लेती हैं, तो वो एक ऐसे प्रतिष्ठा रक्षक सूत्रों के रचयिता के रूप में सामने आया है। तीसरा, उसे विश्व की आत्मा की आवाज़ का संरक्षक कहा गया है। तो विश्व की आत्मा की आवाज़ का संरक्षक मतलब यूनाइटेड नेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट पद उनके पास है। यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है? जो वर्ल्ड है उसमें शांति बनाए रखना, जो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है यहाँ, तो इसलिए उनको उसका संरक्षक कहा गया है। ठीक है, अब महासचिव की भूमिका। महासचिव का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे केवल प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन नहीं करना पड़ता, बल्कि राजनीतिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना पड़ता है। उसका कार्य उतना ही विशाल है जितना वह उसे बना सकता है। उसकी भूमिका उतनी ही व्यापक है जितने कि उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, जितनी उसमें योग्यता और क्षमता है। यदि प्रशासनिक कार्यों में उसकी भूमिका एक आरंभक जैसी है, तो राजनीतिक कार्यों में उसकी भूमिका एक वार्ताकार, एक मध्यस्थ और मतज्ञ निर्माता के समान है। महासभा के अंतिम सत्र में महासचिव द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों का बहुत अधिक महत्व होता है, जिसमें उसका व्यक्तित्व झलकता है। इसी रिपोर्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उसके दृष्टिकोण व्यक्त होते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी समस्याएं हैं वो इन रिपोर्टों के माध्यम से उनका दृष्टिकोण पता चलता है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति व घटना चक्रों पर प्रकाश डाला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। लियोनार्ड के शब्दों में, महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकन राष्ट्रपति के संदेशों के समान प्रभावशाली है। महासभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को तैयार करने में महासचिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये था सचिवालय के बारे में। अगले जो अंग बच गए हैं वो हम अगली बार देखेंगे।